So good afternoon dear students, myself Dr. Sachin Ingole and this is your CUTSA channel S2 Chemistry. So in the last lecture we have seen about the introduction of chemical bonding. मैंने आपको ये बताया था कि chemical bonding क्या होता है, bond कैसे बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बॉन्ड क्यों बनता है। तो बॉन्ड क्यों बनता है, बिकॉज एलिमेंट्स वांट टू बिकम अ स्टेबल, राइट। हर एक को स्टेबिलिटी होनी चाहिए तो बॉन्ड बनता है। तो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन भी बताया था, याद है कुछ? अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके इंट्रोडक्शन टू केमिकल बॉन्डिंग बाय S2 केमिस्ट्री ऐसा टाइप कीजिए, मेरा एक लेक्चर मिलेगा आपको। वहाँ पर मैंने सब बताया कि बॉन्डिंग कैसी होती है, किस टाइप का बॉन्ड होता है। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स। वो दो एटम को पकड़ के रखने वाला एक फोर्स होता है, इसे बॉन्डिंग कहते हैं। और बॉन्डिंग के टाइप्स भी मैंने आपसे कहे थे, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सब कहानी पहले लेक्चर में आपको मिलेगी। अगर आपने वो लेक्चर पूरी तरह से देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप भी आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बाय S2 केमिस्ट्री। चलिए अभी आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी चीज है जो ESPN है। ESPN समझते हैं? ESPN, मेरा कहने का मतलब ESPN होता है, ESPN मतलब एक स्पोर्ट चैनल था पहले, लेकिन अब यहां पर उसका मतलब अलग होगा। इसके सिवा पेपर नहीं। पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर। तो चाहे केमिस्ट्री का कौन सा भी पेपर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो नीट, जेईई मेंस, IIT एडवांस, स्टेट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आपको सवाल मिलेगा। अगर डायरेक्टली सवाल नहीं आया तो इनडायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सवाल मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री शुरू होती है एटॉमिक नंबर से। अगर आपको एटॉमिक नंबर क्लियर है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सो अगर आपको केमिस्ट्री सही मायने में समझनी है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ESPN है, इसके सिवा पेपर नहीं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इसके सिवा पढ़ाई नहीं। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद आता है, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम, तो आप गलत बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझना होगा। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा सब शेल लेवल का, क्योंकि प्रिंसिपल सेल लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है ये सब लोग आप जानते हैं। 10th स्टैंडर्ड तक आपने वो सभी ठीक से पढ़ा है। आज बात करेंगे सब शेल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखते हैं। सो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके होते हैं, एक प्रिंसिपल शेल लेवल और दूसरा सब शेल लेवल। तो प्रिंसिपल शेल लेवल का तो आपको मालूम है, आज बात करेंगे सब शेल लेवल पे। तो सब शेल कौन कौन से होते हैं? देखिए S एक सब शेल होता है, उसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। S एक सब शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा सब शेल कौन सा है बच्चों? P की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरा सब शेल होता है D, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 10। सो कैपेसिटी ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स इज 10, राइट। F सब शेल में कितना होता है? 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो ये सब शेल है और इनका एक कैपेसिटी है। तो अभी आपको अगर ये जानकारी है तो इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और मैंने आपको एक बात आपसे कही थी लास्ट लेक्चर में कि ये जो प्रिंसिपल शेल है, के इज द प्रिंसिपल शेल। अब इस प्रिंसिपल शेल में कौन सा सब शेल होता है बच्चों? के प्रिंसिपल शेल में एक ही सब शेल होता है S। L प्रिंसिपल शेल में दो सब शेल होते हैं, S एंड P। S का कैपेसिटी 2 है, P का कैपेसिटी 6 है, तो L का कैपेसिटी 8 होता है। M ये जो सब शेल प्रिंसिपल शेल है तीसरा, उसमें होते हैं 3 सब शेल, S, P और D। और लास्ट मतलब आपके लिए लास्ट KLMN, इसके आगे भी शेल होते हैं लेकिन आप यहां तक की बात करेंगे। उसमें होते हैं 4 सब शेल, S, P, D एंड F। 2, 6, 10, 14। इधर कितना कैपेसिटी होगा? 2। यहां पर 2, 6, यहां पर 2, 6 एंड 10। तो ये कैपेसिटी है, बराबर। इसको आप नोट कीजिए ठीक से। ये जानकारी आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, अगर नहीं मिस किया है तो आप यहाँ पर भी उसको नोट कर सकते हैं। सो बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस मच इंफॉर्मेशन नाउ विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ये नोट किया? चलो बच्चों ठीक है।
ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कौन से लेटर से डेसिग्नेट करते, बोलो एटॉमिक नंबर को कौन सा लेटर इस्तेमाल होता है, मालूम है सभी लोगों को, जेड। एटॉमिक नंबर के लिए लेटर यूज कौन सा होता है, जेड, एटॉमिक नंबर। इसके बाद एलिमेंट का सिंबल लिखूंगा मैं यहां पर, एलिमेंट, ओके। और इसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? चलिए, पहला एलिमेंट कौन सा होता है, एटॉमिक नंबर 1, सभी को मालूम है, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास शेल कितने होंगे, हाइड्रोजन के पास प्रिंसिपल शेल कितने होंगे, मालूम है सभी लोगों को, इसका आंसर है 1। अब एक प्रिंसिपल शेल, एक एलिमेंट के पास कितने प्रिंसिपल शेल होने चाहिए, किसी एक एलिमेंट के पास कितने प्रिंसिपल शेल रहेंगे, ये डिपेंड करता है, मालूम है आपको किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में आता है। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है, 7। सो एलिमेंट का पीरियड नंबर जो होगा उतने उसके पास प्रिंसिपल शेल होंगे। हाइड्रोजन का पीरियड नंबर मालूम है आपको, 1 है, हाइड्रोजन बिलोंग्स टू द फर्स्ट पीरियड, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रिंसिपल शेल होगा और वो होता है के, बराबर। हाइड्रोजन के पास कौन सा प्रिंसिपल शेल होगा, के। तो अब के प्रिंसिपल शेल है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए मैं थोड़ा सा यहां पर रीअरेंज करता हूं इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा शेल होता है हाइड्रोजन के पास, के शेल होता है, के, बराबर है, के शेल इज देयर, एक ही शेल होगा, वो कौन सा, के। ओके, एटॉमिक नंबर, इसको सिर्फ जेड लिखेंगे, एलिमेंट हाइड्रोजन, और उसके पास सिर्फ एक प्रिंसिपल शेल है, के, एक ही शेल होगा क्योंकि हाइड्रोजन पहले पीरियड में आता है। सोडियम के पास कितने शेल होंगे, बोलो 3, क्योंकि सोडियम थर्ड पीरियड में आता है। कौन से शेल है, के, एल, एम। लिथियम के पास 2 शेल होंगे, के एंड एल, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड। क्लोरीन के पास 3 शेल होंगे, बिकॉज क्लोरीन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। तो जितने पीरियड नंबर है उतने शेल होते हैं, ये बात आप ठीक से समझो। तो के शेल में कौन सा सब शेल होता है, 1s, एक ही सब शेल होता है के में और वो है s। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगेगा बच्चों 1s1। अब ये जो 1s1 है, ये आपको 3 चीज के बारे में जानकारी देता है। पहला होता है ये जो मैंने लिख लिया ना 1s1, 1s1, इट प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू यू। दिस वन इंडिकेट्स प्रिंसिपल शेल नंबर, ये 1 है ना, प्रिंसिपल शेल नंबर का नंबर आपको बताता है। के प्रिंसिपल शेल कौन सा है, के का नंबर कौन सा होता है, 1, के का नंबर होता है 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ के का प्रिंसिपल शेल नंबर होगा 1, एल का होगा 2, एम का होगा 3, वैसा। तो 1s1 मतलब ये 1 का इंडिकेट करेगा आपका प्रिंसिपल शेल का नंबर, प्रिंसिपल शेल का नंबर, प्रिंसिपल शेल नंबर इंडिकेट करेगा, और वो 1 होने के कारण वो के है। एस मतलब सब शेल, कौन सा सब शेल है, एस सब शेल। एंड दिस वन एक्चुअली इंडिकेट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 आपको एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी देगा, बराबर है। तो ये हुआ 1s1। अब आता है एलिमेंट नंबर 2, जो कौन सा है बोलो मुझे, हीलियम। तो हीलियम के पास भी एक ही शेल होगा ना, बिकॉज हीलियम आल्सो बिलोंग टू द फर्स्ट पीरियड, तो उसके पास एक शेल होगा, वो होगा के, और उसका कैपेसिटी होता है 1s2। 1s2 के की कैपेसिटी कितनी होती है, के पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया है,
के की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, के में एक ही सब शेल है, यस बराबर है। जो बच्चे पहली बार सब देख रहे हैं इनके लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 1s2। थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा? एटॉमिक नंबर 3 पता है, लिथियम, लिथियम राइट। अब लिथियम के पास कितने शेल है बोलो जरा, लिथियम के पास अब पीरियड नंबर 2 स्टार्ट हुआ, सो लिथियम मस्ट हैव 2 शेल, लिथियम के पास 2 शेल होने चाहिए बराबर। लिथियम के पास कितने शेल होने चाहिए? 2 शेल, के एंड एल, के एंड एल होना चाहिए बराबर है। के एंड एल। अब देखो हाइड्रोजन और हीलियम के पास एल शेल नहीं था, एल शेल कहां से आया? लिथियम। सो लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, उसमें से पहले तो जाएंगे 1s2 में, 1s2 में मतलब के में जाएंगे क्योंकि के की कैपेसिटी 2 होते 1s2। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा आपके पास, हो जाएगा एल शेल में, एल शेल में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, एल समझ में आ रहा है, एल शेल में। अब एल शेल में 2 सब शेल होते हैं, एल शेल में 2 सब शेल होते हैं, देखो एल शेल में 2 सब शेल है, एस एंड पी, एल शेल में 2 सब शेल है, एस एंड पी। एस की कैपेसिटी 2 है, पी की कैपेसिटी 6 है। तो अब आपको पहचाना कि एक जो इलेक्ट्रॉन बाकी है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम, वो एल शेल में जाएगा, लेकिन एल शेल में तो 2 सब शेल होते हैं ना, एल शेल में 2 सब शेल होते हैं, तो ये कहां पर जाएगा? So I would like to hear 2s and 2p बराबर, 2s and 2p। L is the second shell, therefore I have written 2 here। L शेल में 2 सब शेल होते हैं, s and p। इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना बाकी है अभी? 1, तो कहां पे जाएगा? It would enter into 2s, 2s1 में जाएगा 2s। अब आपसे आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि वो 2p में क्यों नहीं जाता है, why it is not entering into 2p। देखो ये आपको समझना होगा, इसका एक्चुअल रीजन एनर्जी पे डिपेंड करता है, एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में एंट्री करेगा उसका एक ऑर्डर होता है, जिसे अब्बो प्रिंसिपल बोलते हैं। ये सब बातें धीरे धीरे आप समझ पाएंगे। अभी आज के लेक्चर में वो अब्बो प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज इंट्रोडक्शन, ये समझना आपको पड़ेगा। सो 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन 2s में ही क्यों गया, 2p में क्यों नहीं गया? उसका रीजन है 2s का एनर्जी कम होता है, 2s का एनर्जी कम होता है। और केमिस्ट्री में एक बेहतरीन प्रिंसिपल ये है, जिसका एनर्जी कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और कोई भी चीज स्टेबल रहना पसंद करती है, समझ गए? आप भी स्टेबल रहना पसंद करते हैं ना। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट टू बी स्टेबल, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। हर एक को स्टेबिलिटी चाहिए, आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए आप वही काम करेंगे जो आपको स्टेबिलिटी देगा। तो इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर आने से उसको स्टेबिलिटी मिलती है, रादर देन एंटरिंग इनटू 2p। या फिर इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लीजिए देयर इज अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, 3 दोस्त है और वो एक शहर में आ गए बराबर, एक नए शहर में आ गए पढ़ाई करने के लिए। अब इनको रूम चाहिए नया शहर में, तो लिथियम नाम का एक नया शहर है, 3 लोग हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। सो देयर आर 2 एरियाज अवेलेबल वेयर रूम्स आर देयर। एक के सेक्टर था, दूसरा एल सेक्टर था। के सेक्टर में एक ही रूम अवेलेबल था 1s, और 1s का कैपेसिटी कितना है? 2। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए। अब इनका एक जोड़ीदार, एक साथीदार अभी बाकी है, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है ना, तो उसको तो के सेक्टर में रूम नहीं मिल सकता क्योंकि के सेक्टर में एक ही रूम है 1s, उसका कैपेसिटी भर गया। और एक रूम में आप 3 लोग नहीं रह सकते, दैट इज नॉट अलाउड। एक रूम में 1s में सिर्फ 2 लोग ही रह सकते, उसका साइज छोटा है बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक आदमी जो अभी बाकी है जिसको रूम चाहिए, वो रूम ढूंढते 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 आया एल सेक्टर में। एल सेक्टर में उसको पता चला 2 रूम है, 2s और 2p। अब आदमी अकेला है, छोटा रूम लेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आदमी अकेला और उसने बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया रहने के लिए, किराए पे रहना है शहर में। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोटा रूम खोजने की कोशिश करेगा, और इनमें से छोटा रूम कौन सा है? 2s, क्योंकि छोटे रूम का किराया कम होता है और रहना तो अकेले है यहाँ पर 2s1, इसलिए कम किराया मतलब केमिस्ट्री के भाषा में उसको बोलते हैं लेस एनर्जी। तो 2s का एनर्जी कम होने के कारण
इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। जैसा आप अगर नए शहर में जाते हैं तो आप अगर अकेले है, सिंगल है, सिंगल का मतलब समझते हैं अकेला आदमी है, ओके, तो छोटा रूम लेने की कोशिश करेंगे और छोटा रूम है 2s, इसलिए इलेक्ट्रॉन 2s में चला गया। ये उसका रीजन है, ये आपको समझना होगा, नहीं तो आप सिर्फ याद रखते कि 1s2 के बाद 2s में जाता है। पर क्यों 2s में ही क्यों, 2p में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2s का एनर्जी कम है, किराया कम है। कम किराया मतलब आपका पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा, तो 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एनर्जी कम। चलिए, एटॉमिक नंबर 4 किसका है मालूम है? बेरिलियम का है, बेरिलियम। कैसा लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2। अब एक और इसका जोड़ीदार आया, 2s की भी कैपेसिटी 2 होती है, हर s की कैपेसिटी 2 है, s की कैपेसिटी 2 है, तो दूसरा आदमी ये यहाँ पर उसके साथ आएगा, रूम शेयर करेगा। 2p है यहाँ पर बट इट इज वैकेंट, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बराबर। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम। अब इसके आगे कौन है मालूम है? बोरॉन। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1s2। अब यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 2s3 लिखो, क्या लिखो? 2s3 या 2s2 बोलो जल्दी। 2s2, 2s3 नहीं लिख सकते क्योंकि s की कैपेसिटी 2 होती है, 3 लिख दिया तो बहुत बड़ा गुना होगा। आप अगर 2s3 लिखेंगे ना तो ये गुना है, गुना, गलती नहीं, गुना। और अगर आपने गुना किया तो सजा होगी, गलती माफ हो सकती है, गुना नहीं माफ हो सकता, तो 2s2 ही लिखेंगे। आगे लिखेंगे 2p1। So this is the electronic structure of boron, 1s2, 2s2, 2p1. Next is carbon. Carbon, familiar element for organic chemistry. Carbon सभी को मालूम है, organic chemistry. 1s2, 2s2, क्या लिखेंगे बोलो? 2p2 लिखेंगे, बराबर। 1s2, 2s2, 2p2। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा बोलो मुझे जरा? नाइट्रोजन आएगा ना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, सॉरी, पहले एटॉमिक नंबर लिखना है मुझे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, सिंबल इज N, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लगेगा 1s2, 2s2, 2p3। अब p में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो गए, p ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, p सबशेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट, तो यहां तक है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं, यहां तक लिख लिया, बराबर। हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक देखिए, पहले 1s में, इसके बाद 2s में, 2s भरने के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड। चलिए नेक्स्ट वही बात होगी, जेड। जेड मतलब क्या? एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के यल, क्योंकि अभी तक 2 ही शेल चल रहे हैं ना। तो नेक्स्ट एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 8 वाला, एंड दैट इज ऑक्सीजन, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज 1s2। अब क्या होगा बोलो? 2s2, 2p4। पहले क्या था? 1s2, 2s2, 2p3 था ना नाइट्रोजन का, तो अब 2s2, 2s2, 2p4 होगा ऑक्सीजन। नंबर नेक्स्ट इज कौन है मालूम है? फ्लोरीन। क्या बोलेंगे? 1s2, 2s2, 2p5 बोलेंगे, 1s2, 2s2, 2p5। इसके बाद कौन आता है? नंबर 10 इज नियॉन। क्या बोलेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, बराबर है। नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। नियॉन इनर्ट गैस क्यों, कोई बोलो जरा मुझे भाई? इनर्ट गैस, नियॉन इज इनर्ट गैस। देखो नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, समझ गए? अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसे कहते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस, बराबर है। तो बॉन्डिंग नहीं करेगा नियॉन को, आपको कोई भी कंपाउंड नहीं मिलेगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसे बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट, बराबर। अब आएगा 11 नंबर का एलिमेंट जिसका सिंबल है Na, उसका लैटिन नेम नाट्रियम होने के कारण सोडियम का सिंबल Na होता है, उसको बोलते हैं सोडियम। अब देखो सोडियम में कितने शेल होंगे? 3 होंगे, 3। सोडियम बिलोंग्स टू द 3rd पीरियड, पीरियोडिक टेबल सभी के पास होना चाहिए। अगर आपने अभी तक पीरियोडिक टेबल नहीं लिया है तो आज ही मार्केट में जाइए,
10-15 रुपए का एक पीरियोडिक टेबल आता है, वो आपके पास होना चाहिए। इट्स अ मैंडेटरी टू हैव पीरियोडिक टेबल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री बेसिकली। तो सोडियम आएगा थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में उसके पास कितने शेल आएंगे बोलो जरा? 3 के यल। अब यहां से स्टार्ट होगा कौन सा शेल? एम शेल। एम शेल आएगा, बराबर। तो सोडियम के आगे अब एम शेल स्टार्ट होगा, मतलब नियॉन तक एम शेल नहीं था, सोडियम के आगे चलेगा। सोडियम, सोडियम के आगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6। कितना इलेक्ट्रॉन बचा देखो? 1s2 2s2 2p6। 10 इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे 2p7 नहीं लिख सकते, p की कैपेसिटी 6 होती है, तो m में जाएगा। एंड m इज हैविंग 3s 3p एंड 3d। m एक प्रिंसिपल शेल है, उसमें कितने सब शेल है? 3। कहाँ पे मिलेगा आपको? जस्ट गो बैक, देखो यहाँ पर m ये तीसरा शेल है, तीसरा प्रिंसिपल शेल। उसमें कितने सब शेल है? देखो s p d, s p d, s p d। s का कैपेसिटी 2, p का 6, तो d का 10, बराबर। तो 3s 3p 3d। 3 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? 3 क्यों लिखा बोलो मुझे? क्योंकि m की कैपेसिटी, m का नंबर कौन सा है? m इज द थर्ड शेल। k के लिए मैंने 1 लिखा था, l के लिए 2, m के लिए 3। तो एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, वो जाएगा 3s1 में। क्यों जाएगा? 3s का किराया कम है, छोटा रूम कम किराया, वही प्रिपेयर होगा। जो लिथियम में हुआ था वही सोडियम में होगा। मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d। नहीं लिखा तो भी चलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। 13 एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम, 13 नंबर वाला एल्यूमिनियम। क्या बोलेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, 3p1। यहाँ पे 3p 3d है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब 3p में इलेक्ट्रॉन आएगा, एल्यूमिनियम के केस में 3p में इलेक्ट्रॉन आएगा, बिकॉज इट हैज टू कम, क्योंकि आप 3s में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। इसके बाद कौन है बोलो मुझे? 14 वाला कौन है? सिलिकॉन। सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1s2 2s2 2p6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3s2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3p2 लिखेंगे, बराबर। 3s2 3p2। इसके बाद कौन आएगा बोलो मुझे? 13 14 15। 15 किसका एटॉमिक नंबर है? फास्फोरस। एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए, एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए पहले 20 तक। 1s2 कैसा लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3। समझ गए? तो यहां तक आ गए फास्फोरस। ये है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझते हैं इस बात को ठीक से, बराबर। फास्फोरस यहां तक नोट कीजिए, जल्दी से लिख लिया? आओ लेट्स मूव फर्दर। फास्फोरस, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जेड। एलिमेंट का सिंबल और क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे? के लिखेंगे, यल, और क्या? के बाद कौन आता है? के बाद आता है यल, और यल के बाद कौन आता है? यल के बाद आएगा आपका एम, प्रिंसिपल शेल नंबर थर्ड, बराबर। फास्फोरस तक थे। आगे बात करेंगे एटॉमिक नंबर 16, एंड दैट इज नन अदर देन सल्फर। सल्फर नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फास्फोरस का क्या था? फास्फोरस का गो बैक, फास्फोरस का 3p3 था, 3p3। अब सल्फर का क्या है? 3p4। p में इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, 3p4। नंबर 17 कौन है? कौन है बोलो? क्लोरीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1s2 2s2
2p6 3s2 3p5 लगाएंगे, 3p5 3p4 3p5। नेक्स्ट इज 18, कौन है? आर्गॉन। आर्गॉन क्या लगाएंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गॉन इज ए इनर्ट गैस। आइडिया आ रहा है कुछ? आर्गॉन इज ए इनर्ट गैस। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो जरा? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट हुआ कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो सिस्टम स्टेबल होता है। सो आर्गॉन इज ए इनर्ट गैस। उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आर्गॉन का कोई कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा, जैसे न्यूऑन का भी नहीं हुआ था। न्यूऑन और आर्गॉन इनर्ट गैसेस है, बराबर। अब आएगा नंबर 19 वाला, एंड दैट इज पोटेशियम। आप देखो पोटेशियम, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो जब आप आर्गॉन तक आते आते पीरियड नंबर 3 खत्म हो जाता है। पीरियड नंबर 3 गेट कंप्लीटेड इफ यू कम टू द आर्गॉन। मतलब आप आर्गॉन के आगे जो भी एलिमेंट है नन अदर देन पोटेशियम, तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन आएगा फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड पोटेशियम बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड। तो पोटेशियम के पास कितने शेल होने चाहिए बोलो बच्चों? पोटेशियम के पास 4 शेल होने चाहिए, 4 शेल। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गॉन तक ठीक है, नया पेज लेंगे। ओके, अब पोटेशियम की बात करेंगे। जेड जेड बराबर एलिमेंट का सिंबल पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम पोटेशियम है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब 4 शेल आएंगे ना कम से कम, के एल बराबर एम, के एल एम एंड इट इज एन। बात समझ में आ रही? के एल एम एंड एन। एटॉमिक नंबर कितना है पोटेशियम का? 19। सिंबल है के उसका लैटिन नेम केलियम है, इसलिए पोटेशियम का सिंबल के होता है, लैटिन नेम से डिराइव है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 बराबर एम में क्या होगा बोलो? 3s2 3p6 3d है, यहाँ पर 3d है, देखो 3d है, 3s 3p 3d होता है ना यहाँ पर, इसके आगे 3d है, मैंने नहीं लिखा है वहाँ पर 3s 3p। यहाँ पर सब जगह पे 3d है बट इट इज वैकेंट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ गए? तो 3s2 3p मतलब यहाँ पर 3d है। अब शेल नंबर 4 में 4 सब शेल होंगे, 4s 4p 4d एंड 4f। 4s 4p 4d एंड 4f। बात क्लियर है? देखिए n प्रिंसिपल शेल में कितने सब शेल होते हैं? 4। n प्रिंसिपल शेल में 4 सब शेल होते हैं। सो अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए देखो? 18 2 2 4 10 12 18। अब बाकी है एक इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू the information that we have utilized so far, that electron should enter into here। उसको 3D में जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3D में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s1। तो ऐसा क्यों? 3D तो है, 3p के बाद 3D है, 3p के बाद 3D का ही नंबर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू 4s। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। 3d है लेकिन वैकेंट। पोटेशियम के पास 3d ऑर्बिटल है बट इट इज वैकेंट। सो इलेक्ट्रॉन इज नॉट एंटरिंग इनटू 3d, इट इज एंटरिंग इनटू 4s। रीजन इज अगेन सेम, छोटा रूम, कम किराया, एनर्जी कम है। 3d और 4s में अगर आप बात करेंगे तो एनर्जी 4s का ही कम है। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा शायद, एनर्जी किस बात पे डिपेंड करता है? एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s की कम है, 4s की कम है 3d से, बराबर है। और 3p और 4s में बात करेंगे तो 3p की कम है, 4s की ज्यादा है। 3d और 4s में बात करेंगे तो 4s का एनर्जी कम है, 3d का ज्यादा है। तो एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। यू हैव टू हैव सम पेशेंस। रूल्स होते हैं n+l रूल, n रूल, ये सब बातें समझ में आएगी, मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, 3s2 3p6 3d
4s1 में अभी इलेक्ट्रॉन जाएगा। 3d और 4s1 में 4s छोटा रूम है तो उसका किराया कम होता है, कम किराया कम पैसा तो ज़्यादा खुशी ज़्यादा स्टेबिलिटी, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। नंबर 20 कौन होता है बोलो मुझे जल्दी से। नंबर 20 से कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s2 में 4s2 में 4s2 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3d में नहीं जाएगा। 4s में वैकेंसी है एक तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। तो कैल्शियम में भी कैल्शियम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d 4s2 होता है। 3d इज वैकेंट, कैल्शियम में भी 3d वैकेंट ही है, बराबर 3d वैकेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है कैल्शियम के बाद? देखिए ये पहले 20 एलिमेंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 1 केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपको समझना है केमिस्ट्री के इनिशिएशन करना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए अगर शुरुआत करनी है तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम मैं बोल रहा हूँ आपको ये पहले 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके टंग में होना चाहिए यहाँ से आगे। अभी मैंने बहुत सारी बातें क्लियर की आपको कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाएगा, कौन से शेल में कितने सब शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में क्यों जाता है। तो ये थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। तो यहां से शुरू किया था मैंने कि ये प्रिंसिपल शेल होते हैं के एल एम एल, ये सब शेल होते हैं एस एस पी एस पी डी एस पी डी एम। हर एक का कैपेसिटी, एस का कैपेसिटी 2 है, एस का 2 है, पी का 6 है, डी का 10 है, एफ का 14 है। किसी एक एलिमेंट के पास कितने शेल होंगे वो डिपेंड करता है वो एलिमेंट कौन से पीरियड में आता है। अगर पहले पीरियड में तो एक शेल होगा, दूसरे पीरियड में तो 2 शेल होंगे, तीसरा पीरियड है तो 3 शेल होंगे, चौथा पीरियड है तो 4 शेल होंगे। पोटेशियम के पास 4 शेल है क्योंकि पोटेशियम बिलोंग्स टू द 4th पीरियड। समझ गए? इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू किया था तो पहला के शेल होता है, के में एक है 1s 1s2 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2p में नहीं जाएगा क्योंकि 2s का किराया कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 2s के बाद 2p में जाएगा, इसके बाद 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s के बाद 3p में जाएगा। देखो 3s2 के बाद 3p में गया, 3p के बाद जाना चाहिए था 3d में, जाना चाहिए था 3d में, लेकिन 3d में नहीं गया। किधर गया? 4s में गया, पोटेशियम और कैल्शियम, क्योंकि पोटेशियम और कैल्शियम के पास 4 शेल है इसलिए तो मैंने लिख दिया ना यन। तो 3d में नहीं जाएगा, 4s में जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? पहले 20 इलेक्ट्रॉन को अगर आप समझेंगे ना देन यू आर एलिजिबल टू स्टडी द केमिस्ट्री। अगर आपको यही नहीं समझ में आता है कैसा चल रहा है, व्हाट इज दिस, देन इट वुड बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। तो इसको समझो ठीक से, रिवाइज करो, नोट करो इसको ठीक से, समझो क्या चल रहा है, कहानी क्या है। ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट है 21 दैट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम 21 एलिमेंट है स्कैंडियम। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। ये ब्लॉक किसके ऊपर डिसाइड होते हैं? अगर आप बात करेंगे कैल्शियम तो कैल्शियम बोलते हैं कि कैल्शियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट। सो व्हाई इट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, क्या कारण है उसका? अगर आप देखेंगे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम इज एंटरिंग इनटू 4s, देयरफॉर कैल्शियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट, बराबर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, इसलिए कैल्शियम एस ब्लॉक का मेटल है। अगर आप बात करेंगे, अगर मैंने आपसे कहा कि क्लोरीन कौन से ब्लॉक में होगा, बोलो मुझे। क्लोरीन वुड बी प्लेस इन ए पी ब्लॉक, क्लोरीन पी ब्लॉक में रखेंगे आप, क्योंकि क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में जा रहा है, पी, तो क्लोरीन पी ब्लॉक में आता है। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाएगा इसके ऊपर ब्लॉक डिसाइड होते हैं, इसके ऊपर ब्लॉक डिसाइड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। हालांकि थोड़ा एक्सेप्शन भी है, आगे आप समझेंगे इसको धीरे धीरे, लेकिन बाय एंड लार्ज ये स्टोरी होती है। तो अब स्कैंडियम डी ब्लॉक में आता है, स्कैंडियम डी ब्लॉक में आता है, मतलब सीधी बात है स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा। तो चलो लिखो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। स्कैंडियम के पास 4 सबशेल होते हैं बिकॉज इट बिलोंग्स टू द 4th पीरियड। 2s2 2p6 3d 4s2 4p 4d एंड 4f। देखिए अब अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना
तो 4s2 तो पहले ही फिल हो चुका था कैल्शियम। सो नाउ इफ यू चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बहुत बड़ा सवाल है, इलेक्ट्रॉन नंबर 21, लास्ट इलेक्ट्रॉन, 21st इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? सो टू वेलकम दैट 21st नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो जो 21 नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा उसको वेलकम करने के लिए आपके पास क्या है? 3d है, 4p है, 4d है, 4f है। सो दिस 3 ऑर्बिटल्स आर वैकेंट, 3d, 4p, 4d एंड 4f। ये 4 ऑर्बिटल वैकेंट है। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन वुड लाइक टू एंटर इनटू दैट ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज लेस। ये तो मैंने पहले कहा था आपको, कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करते हैं। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में गया, 3d में नहीं गया, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में गया। इसका मतलब 3d का एनर्जी 4s से ज्यादा है। अब 4s की कैपेसिटी तो कंप्लीट हुई। अब 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? 4 ऑर्बिटल्स है, 3d, 4p, 4d, 4f, और इन चारों में से 3d, 4p, 4d एंड 4f, इन चारों में से सबसे कम एनर्जी है 3d का, तो इलेक्ट्रॉन गया 3d में। इलेक्ट्रॉन कहां पे गया बच्चों? 3d में गया। तो 3d1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d1। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। पहले 4s2 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अब 3d में जाएंगे, 4p में नहीं जाएंगे, क्योंकि 4p का एनर्जी 3d से ज्यादा है, 3d का एनर्जी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3d में गए। समझ में आ रहा है कहानी क्या चल रही है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, बराबर? तो ये स्कैंडियम तक की कहानी है। अब फिर आगे क्या होगा? टिटेनियम में क्या होगा? वेनेडियम में क्या होगा? हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी फील्ड? फॉर दैट यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि इनको भी ये सब चीज़ें मालूम हो जाए। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।